बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको बताते हैं कि मौसम बाहर बहुत अच्छा हो रहा है। हल्की फुल्की बारिश इस वक्त जारी है और मौसम जो है वो वैसे भी इस हफ्ते बताया गया था कि खुशगवार ही रहेगा और जो हफ्ते का आगाज़ हुआ था वो भी बड़ा अच्छा हुआ था और आज जो तीसरा दिन है हफ्ते का और आज भी बहुत अच्छा और खुशगवार मौसम है। कम अज़ कम मौसम अब्र आलूद तो ज़रूर है, हल्की बूंदाबांदी हो जाती है जिस वक्त जो है ये अब्रे करम बरसने का दिल कर रहा होता है ना, वो हो जाता है। अच्छा, आपको हम एक और बात बताते हैं, बुजुर्गों के लिए बड़ी अहम बात है। वो अहम बात ये है कि हम ये देखते हैं कि बुजुर्ग जो हैं हमारे, उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो कुछ जहनी मसाइल का सामना करना पड़ता है। मसाइल किस तरह के है? चीज़ कहाँ पर रखी है उसको भूल जाना, किसी का नाम भूल जाना, कोई बात की हुई हो वो भूल जाना। तो डॉक्टर्स ने इस हवाले से, मतलब रिसर्चर्स ने जो इस हवाले से रिसर्च की है, वो एक रिसर्च हमारे सामने आई है। वो कहते हैं कि अगर बुजुर्ग अफराद जो कोई मशक्क़त का काम नहीं कर सकते हैं वो घरेलू छोटे मोटे काम करते रहें, उससे ये होगा कि उनकी जो जहनी सेहत है वो बेहतर रहेगी। जहन जो है वो बचपन में आप जब कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उस पर जहन से काम ले रहे होते हैं, तो हमें पता लगता है इन्वॉल्वमेंट आप उनकी शुरू करवाते हैं घर के छोटे छोटे कामों में, तो उनका भी दिमाग अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। ऐसे जैसे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग भी जब बहुत ज़्यादा एज में चले जाते हैं तो वो बच्चों की तरह हो जाते हैं। उनको भी अगर आप काम में, छोटे मोटे काम में, घरेलू कामों में आप उनको उलझाए रखते हैं तो उनका दिमाग जो है वो अच्छे से परफॉर्म करता है। बिल्कुल ऐसे ही है वो, मतलब कि आप उनका दिमाग बेहतर काम करेगा और हम ये देख लेंगे कि वो चीज़ें भूल नहीं रहे होंगे, जो दिमागी कैफियत है उनकी, वो डिप्रेशन में कम से कम नहीं जा रहे होंगे, उनको ये नहीं होगा कि मुझे नाम भूल जाएगी, मसरूफियत मिल जाएगी। तो ये घरेलू छोटे मोटे काम करते रहें, ये चीज़ उधर रख ली, अच्छा ये थोड़ा सा काम है, गार्डनिंग वगैरह कर ली। बिल्कुल उनसे मशवरा लें घर में आपके, हमें क्या करना चाहिए, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हमें घर की सजावट में मजीद क्या बेहतरी ला सकते हैं, हम अपने गार्डन को किस तरीके से मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो वो आपको खुद अपने तजुर्बात से भी कुछ फ़ायदा देंगे और फिर आपके साथ हाथ भी बटाएंगे। तो वो इस तरह से वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, उनका दिमाग एक्टिव रहेगा और वो फ्रेश रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको बिल्कुल आपने रिटायर नहीं कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि वो दिमागी तौर पर जो है उसी तरीके से रहें जिस तरह हम बचपन से बुजुर्गों को देखते आए थे, तो उसके लिए ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको घरेलू एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा जो है ना, आपने कहना है कि जी कि आप ये काम कर लें और वो खुद खुशी से कर रहे होंगे कि अच्छा इन्होंने अभी हमें खुद भी रिटायर नहीं किया, हम ये कर सकते हैं। और ये उनको एक उनकी हौसला अफजाई होती है कि आप अभी बूढ़े नहीं हुए, आप अभी जवान हैं, आप ये भी कर सकते हैं। ये तो उनको कहना ही नहीं है ना कि आप बुजुर्ग हो गए, आप बूढ़े हो गए। बिल्कुल, ये तो इंसान को वैसे मेरे ख्याल में ख़त्म कर देती है चीज़ कि भाई आप बूढ़े हो गए, अब आप ये नहीं कर सकते। तो वो वैसे ही हिम्मत छोड़ जाते हैं और वो वैसे ही जो है वो वक्त बस गिन के गुजारना शुरू कर देते हैं। तो बड़ों को अपने करीब मजीद कीजिए, उनको मजीद जो है चीज़ों में अपने साथ इन्वॉल्वमेंट उनकी दिखाइए। जब आप छोटे थे तो सोचें कि उन्होंने आपको किस तरीके से हर चीज़ में आपको इन्वॉल्व किया, हर चीज़ में आपको एक एक कदम चलना सिखाया, एक एक स्टेप जो है वो आपके साथ उठाया, तो फिर आप जो है वो इस मुकाम पर पहुंचे। तो इसलिए बड़ों की बहुत ज़्यादा कदर भी इन शॉर्ट अगर हम एक जुमले में इस बात को ख़त्म करें तो उनकी अथॉरिटी को कभी ख़त्म ना करें। उनको सबसे ज़्यादा ठेस उस वक्त पहुंचती है जब घर में उनकी अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है। तो आप बुज़ुर्ग जिस तरह हमारे जो हैं उनकी उम्र बढ़ती जाती है, हम देखते हैं कि घरों में उनकी अथॉरिटी कम होती चली जाती है। उस अथॉरिटी को कम ना होने दें, यकीन करें उनकी सेहत पर बहुत बेहतर असरात इसके मुरतब होंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले इशाल कोरोना वायरस के हवाले से ही बात करेंगे। तीसरी लहर जो है उसके फैलाव में कमी के हमें फ़िलहाल कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि हुकूमती कोशिशें भी जारी हैं और वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। बिल्कुल ऐसे ही है, तशवीशनाक मरीजों की जो तादाद है उसमें भी बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। अस्पतालों में शदीद दबाव बढ़ने लग गया अब तो। लेकिन खुशाइन बात यह है कि आज 50 से 59 साल के उम्र के जो अफराद हैं उनकी वैक्सीनेशन शुरू की जा रही है। इस ज़मन में ये सवालात भी उठ रहे थे कि क्या कोरोना से बचाव के लिए एक से ज़्यादा वैक्सीन फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान में तिबी माहिरीन ने कोरोना से बचाव के लिए एक से ज़्यादा वैक्सीन के इस्तेमाल को फ़ायदेमंद करार दे दिया है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तिबी माहिरीन का कहना है अगर किसी को एक से ज़्यादा मुख्तलिफ कंपनीज़ की वैक्सीन लगवाने की सहूलत मौजूद हो तो वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। ताहम बाज़ तिबी माहिरीन की जानिब से इस हवाले से मोहतात रहने का मशवरा दिया गया।
अच्छा, ख़ास तौर पर ये जो क्वेश्चन उठ रहा है ये मगरिब में ज़्यादा उठ रहा है। अगर हम देखें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनको इतनी वैक्सीन जो है वाफिर मिकदार में अवेलेबल है, जो खुद से लगवा सकते हैं, उनके लिए ये सवाल ज़्यादा उठ रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क, हमारे जैसे जो मुल्क हैं, अभी इतने स्लो हैं वैक्सीनेशन प्रोसेस के अंदर, लेकिन जब हम देखेंगे कि प्राइवेटली जो है इजाज़त दी गई है और प्राइवेटली वैक्सीन आ रही होंगी तो उस वक्त जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनकी जानिब से भी ये क्वेश्चन है कि क्या हम एक के बाद दूसरी वैक्सीन लगवा सकते हैं ताकि जी हमारे लिए शायद ज़्यादा बेहतर हो जाए। और माहिरीन का कहना है कि मुख्तलिफ ममालिक में एक से ज़्यादा वैक्सीन लगवाने के ट्रायल्स का हतमी नतीजा अभी तक नहीं आया, इसलिए फिलहाल इससे बचना बेहतर है मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी ट्रायल का जब तक नतीजा नहीं आ जाता, कोई हतमी नतीजा नहीं आ जाता, तब तक हम नहीं कह सकते कि ये सेव होगी, आपको लगवा लेनी चाहिए या नहीं। माहिरीन भी यही कह रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मोहतात रहने की जरूरत है। इसी हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन डॉक्टर एच बाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कोरोना की पहली जो ओरल मेडिसिन इन्होंने बनाई है, इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 3 में है वो, और इसके अलावा भी उन्होंने मुख्तलिफ अमराज के लिए जो है अद्वियात बनाई हैं जो अमेरिका, कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल हो रही हैं, और पाकिस्तान ओरिजिन के ये पहले डॉक्टर हैं इस हवाले से। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये सवाल उठना कि क्या हमें एक वैक्सीन के अलावा कोई और वैक्सीन भी लगवा लेनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि मुख्तलिफ डोजेज एक ही वैक्सीन की, दो मुख्तलिफ वैक्सीन, ये सवाल किन लोगों का है? आपको लगता है पाकिस्तान में ये सवाल किया जाना चाहिए कि हम दूसरी वैक्सीन कोई लगवा सकते हैं नहीं लगवा सकते, या कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जो आपका कमेंट है कि एक से ज़्यादा या दूसरी कंपनी के वैक्सीन अगर लगाएं तो ये टोटली इस स्टेज के ऊपर जो है बिल्कुल डिस्करेज है और मना है, क्योंकि अभी जो है क्लिनिकल ट्रायल्स में ये कुछ कंपनीज हैं जो अपनी लेके वैक्सीन्स को टेस्ट कर रही हैं, वो क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज के अंदर हैं और अभी तक कोई रिजल्ट्स ऐसे नहीं आए जिससे लेके पता लग सके कि ये इफेक्टिव होगा या नहीं होगा या नुकसानदेह हो सकता है। सो मैं इस चीज़ को रेकमेंड करूंगा, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी यही गाइडलाइंस हैं कि इसको हरगिज़, बेशक आपके अगर लोकल डॉक्टर या कुछ अगर इस तरह का रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो ये टोटली अगेंस्ट मेडिकल एथिक्स है इस टाइम पे, जब तक क्लिनिकल ट्रायल के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स या शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स ना आ जाएं। सही। तो डॉक्टर साहब, चाइना की जानिब से भी कहा गया था कि हम अपनी मुख्तलिफ वैक्सीन्स को मिलाकर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इससे इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, क्या होता है इससे, क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी इसके अभी तक सामने आए, या फिर चाइना में ये जो तजुर्बा था ये किया गया है? जी, क्लिनिकल ट्रायल्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि क्लिनिकल ट्रायल्स तो चल रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे वैक्सीन्स अलग अलग टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए हैं। जैसे चाइना का जो है वो इनएक्टिवेटेड वायरस है, कोई यूरोपियन कंपनी का एक बिल्कुल मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी हो सकती है या कुछ हो इस तरीके से। तो कैसे इनका इंटरेक्शन होगा ये कहना अभी कबल वक्त है, और हो सकता है कि सक्सेसफुल हो और हो सकता है कि ये बिल्कुल जो है बैकफायर कर जाए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और अहम चीज़ है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दुबई में ये मामला चल रहे हैं, यूएई ये मामला कर रहा है कि अगर आपने 2 डोजेज़ लगा ली हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में साइनोफार्म लग रही थी, 2 डोजेज़ लगा ली हैं लेकिन आपकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डेवलप नहीं हुए हैं, तो फिर उसी की तीसरी डोज जो है लगा देनी चाहिए ताकि एंटीबॉडीज़ जो हैं डेवलप हो सकें। ये कितना दुरुस्त है? ये जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट्स में और जहाँ तक आया है, ये टोटली अगेंस्ट जो अप्रूव्ड उसके जो डोसेज के इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे अगर किसी वैक्सीन की 2 डोसेज अगर अलाउड हैं, जो कुछ भी बीच में गैप दिया जाता है तो वो 2 डोसेज ही लगानी चाहिए, जब तक क्लिनिकल ट्रायल एक 3rd डोज को या जो भी एक जो कंपनी डेवलप कर रही है उसकी तरफ से रिजल्ट्स पब्लिश नहीं होंगे या अनाउंस नहीं होंगे। मगर डॉक्टर्स अपनी तरफ से अगर कर रहे हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, किस तरह के नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेटली बहुत मुल्कों के अंदर बहुत अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हो रही है, और स्पेशली वैक्सीन्स के नाम पे लोगों को सॉर्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन भी और रॉन्ग डायरेक्शन भी दिया जा रहा है। तो बहुत केयरफुली इसको वेन करें। जब तक जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चर या बनाया है या डेवलप किया है वैक्सीन, उनकी तरफ से जब ये अप्रूवल नहीं आता कि आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं या और कोई अगर 3rd डोज का भी ले सकते हैं, मेरे ख्याल से अभी किसी भी कंपनी का 3rd डोज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अगर हम ये देख लें, आपने खुद भी मेडिसिन बनाई हैं, आपका इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च है, वैक्सीन जो भी लगवाई जा रही है, अगर तमाम ममालिक में मुकम्मल तौर पे हर शख्स को ये एक दफ़ा वैक्सीन लग जाती है, तो क्या ऐसा भी होगा कि हमें हर साल इस वैक्सीन पे जाना पड़े, हर साल ये वैक्सीन लगवानी पड़े? जी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक जिस तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया है,
जो शॉर्ट टर्म क्योंकि इमरजेंसी ऑथराइजेशन के थ्रू ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर ये अप्रूव हुई है, तो इसके अभी जो भी डेटा और जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो बहुत शॉर्ट टर्म अवेलेबल है। हो सकता है कि बार बार हर साल लगानी पड़े, ये जब ये रिजल्ट्स आएंगे तो उसके बाद पता लग सकेगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो तीसरी लहर है वो बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है, हमसे कंट्रोल नहीं हो रही है। हालांकि गवर्नमेंट कोशिशें भी कर रही है। हम अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, आपने वहाँ पर कैसे देखा कि वहाँ पर कैसे काबू पाया गया? क्या सिर्फ वैक्सीनेशन ही हल था कि वहाँ पर वैक्सीनेट किया गया लोगों को, उसके बाद जो है कुछ कमी आई? वैक्सीनेशन का तो चले थोड़ा सा स्लो प्रोसेस चल रहा है, यूएस के अंदर ज़्यादा है, कनाडा में कंपैरेटिवली स्लोअर है, मगर सबसे ज़्यादा इन्फोर्समेंट जो उधर किया है वो लॉकडाउन्स किए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करना, मास्क लगाना और जो बेसिक जो SOPs है उनको फॉलो करने के लिए किया गया और उसके बहुत हद तक इफेक्ट हुए हैं पॉजिटिव। बट एट द सेम टाइम तीसरी लहर कनाडा में भी, यूएस के अंदर भी बहुत कुछ इलाकों में बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। कनाडा में बड़ा सिवियर लॉकडाउन है और वहाँ पर स्टे एट होम ऑर्डर्स हैं, तो सिर्फ इसेंशियल काम के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं। ये पिछले 1 साल से ऐसे ही हो रहा है। तो आई थिंक यहाँ पर भी बड़ा ज़रूरी है कि लॉकडाउन ठीक है, इस माशरे के अंदर शायद में भी हल ना हो, मगर लोगों में अवेयरनेस बार बार क्रिएट की जाए कि मास्क पहने और हैंड वॉशिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लोग उस चीज़ को टोटली इग्नोर कर देते हैं। सही। डॉक्टर साहब, अगर बच्चों की बात कर लें तो बच्चे, क्योंकि तीसरी लहर जो हमारे पाकिस्तान में चल रही है उसमें बच्चे काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहे हैं। दीगर ममालिक की अगर बात करें तो बच्चों के मुतासिर होने की शरह कितनी है, पहली वेव में कितनी थी और अब की जो वेव चल रही है उसमें कितनी है? मैं परसेंटेज तो एग्जैक्टली नहीं बता सकता, मगर पहली वेव जो थी उस टाइम पे इतने ज़्यादा बच्चों में इफेक्ट नहीं हुआ था और ये भी कहा जाता था कि बच्चों पे कोरोना वायरस का इफेक्ट नहीं होता, मगर स्लोली उसके बाद देखा गया कि बिल्कुल इन्फेंट्स और छोटे बच्चों के अंदर स्टार्ट हुआ। अब जो है वो एक टोटली डिफरेंट परसेंटेजेस जो हैं या केसेस हैं बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए। तो कोई भी एज ग्रुप इससे महफूज नहीं है एट दिस टाइम। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि आप पहली ऑरल मेडिसिन जो कोरोना के लिए बनाई जा रही है उस पर काम कर रहे हैं, क्लिनिकल फेज़ 3 ट्रायल भी उसके जारी हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से ये वायरस म्यूटेट कर रहा है और मुख्तलिफ जो है हम देख रहे हैं कि स्ट्रेन्स हमारे सामने आ रही हैं, हमने UK वेरिएंट देखा, ब्राज़ीलियन वेरिएंट देखा, मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, और फिर सवाल उठा कि क्या हर जो एक वैक्सीन बनाई गई है वो तमाम वेरिएंट्स के लिए होगी या नहीं होगी? अभी आपकी जो ऑरल मेडिसिन है वो ट्रायल की क्लिनिकल फेज़ 3 ट्रायल में है, क्या वो सबके लिए एप्लीकेबल होगी या अभी आप नहीं बता सकते कुछ भी? मैं थोड़ा सा डिफरेंट एक चीज़ बता दूं कि वैक्सीन जो है वो ठीक है, अगर आप उसके इंफॉर्मेशन जो कंपनीज रिलीज करती हैं बहुत सारी ऐसी हैं जो नए वेरिएंट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है वैक्सीन्स। जो ओरल मेडिकेशन जिस पे मैं काम कर रहा हूँ और दूसरी भी डेवलप हो रही हैं वो एक बॉडी के सर्टन एरियाज में जाके जो कोरोना वायरस अफेक्ट करता है वो उस इफेक्ट को और उस चेन को ब्रेक करना उसका एक्सपेक्टेशन है। अच्छा। और तो वो बेसिकली एक डिफरेंट जी, क्योंकि वैक्सीन जो है वो इम्यूनिटी को डेवलप करता है, बॉडी की फाइटिंग कैपेबिलिटीज और एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। और ये भी मैं एक क्लैरिफाई कर दूं कि सब में एंटीबॉडीज इक्वल अमाउंट से नहीं होती कि डेवलप किसी में ज़्यादा होती हैं, किसी में कम। बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम, इंडिविजुअल के अपने इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है। दवाइयाँ जो ली जाती हैं वो जब एक दफ़ा डिजीज डेवलप हो जाती है, कोविड, तो उसके प्रोसेस को, प्रोग्रेशन को या तो रोके, अगर माइल्ड है किसी को मॉडरेट ना होने दे, मॉडरेट है सिवियर ना होने दे, फिर आगे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो दवाइयों का ये चाहे ओरल हो चाहे और दूसरे फॉर्म की हो, उनका ये पर्पस है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अर्शी कज़लबाश साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान साहब ने बड़ा अहम क्वेश्चन है जो लोगों के जहन में आ रहा है, ख़ासतौर पे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इसलिए ये सवाल कर रहे हैं कि वो अपनी हेल्थ को जो है मजीद बेहतर कर सकें और वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्वेश्चन करते हुए, और भी क्योंकि आपने बाहर निकलना है, आपने अपनी जॉब्स पर जाना है, तो वो अपने आप को जितना महफूज रख सकें, इसलिए ये लोगों के जहनों में सवाल थे जिसका जवाब जो मेरे ख्याल में आप लोगों को मिल चुका होगा। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि मुल्क जो है वो दुरुस्त समत में जा रहा है? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, गैलप पाकिस्तान ने अपने हालिया सर्वे में ये सवाल पूछा। जी हाँ, और इसका जवाब भी मिला है जिसमें चारों सूबों से खवातीन और मर्दों की राय ली गई है। सर्वे के नताइज के मुताबिक 38% जो पाकिस्तानी हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन हो चुका है और मुल्क दुरुस्त समत में इस वक्त जा रहा है, दुरुस्त डायरेक्शन पर चल रहा है। जबकि 41% पाकिस्तानियों की राय जो है इसके बिल्कुल उलट है। सर्वे के मुताबिक 41% पाकिस्तानी मुल्क के मौजूदा हालात से मायूस हैं और उनका कहना है कि मुल्की मामलात जो हैं
वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हाँ। बिल्कुल। गैलप पाकिस्तान का कहना था कि सर्वे में 21% जो अफराद हैं उन्होंने कहा है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं, उनकी कोई राय नहीं है, मतलब वो जवाब देने से गुरेज़ा हैं। उनका ये कहना कि ये सही है या गलत है, मतलब वो नहीं बता सकते। ये 21% जो है ये बहुत ज़्यादा तमाम पार्टीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि ये जो कुछ राय ही नहीं रख रहे या राय देना नहीं चाह रहे हैं इसके ऊपर, ये क्या फैसला करेंगे आखिर में जाके जब इलेक्शंस हो रहे होंगे। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर के जो सर्वे किया गया, इसके लिए सैंपल साइज़ क्या था, बात करेंगे। गैलप पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव बिलाल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। 38% लोगों का कहना है कि मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है, जबकि 41% कहते हैं कि मुल्क दुरुस्त समत में नहीं जा रहा है। ये सर्वे हुकूमती पॉपुलैरिटी के हवाले से क्या इंडिकेट कर रहा है? जी, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। तो ये सर्वे अमूमी तौर पर तो मुल्क की डायरेक्शन के हवाले से है, मगर हुकूमत के इक़दामात मुल्क की डायरेक्शन के हवाले से लोगों की जो ख्यालात हैं उनको काफ़ी असरअंदाज करता है। हाँ जी। और इस सर्वे के मुताबिक तो जो हुकूमत का ये कहना कि मुल्क को हमने सही सिमत में डाल दिया है, अवाम की अक्सरियत यानी 41% इस बात से पे यकीन नहीं रखते कि मुल्क को सही सिमत में डाल दिया है। तो दो चीज़ें हैं, एक ये कि मुल्क इस वक्त उसमें हालात कैसे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि आगे आने वाला वक्त कैसा होगा। अनफॉर्चुनेटली दोनों के ऊपर ही अक्सरियत एक मनफी राय रखती है इस वक्त। सही होगा। बिलाल गिलानी साहब, अगर हम सर्वे की बात करें, सैंपल क्या था इसका, और ये सर्वे गैलप ने कब किया है? जी बिल्कुल। जो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी बता दूं तो गैलप तकरीबन 40 साल से सर्वे कर रहा है, और हमारा जो तरीका है सर्वे करने का, उसमें तकरीबन 1500 अफराद को शुमारियाती तौर पर चारों सूबों से, जिसमें अर्बन और रूरल इलाके भी शामिल हैं, चारों प्रोविंसेस इसमें शामिल हैं, मर्द और ख्वातीन इसमें शामिल हैं, उनको सर्वे किया गया। और ये अप्रैल के हालिया महीने के बिल्कुल शुरू में पहले हफ्ते में सर्वे मुकम्मल किया गया था मुल्क भर में। बिल्कुल ठीक है। गिलानी साहब, हमें ज़रा ये भी बता दीजिएगा, 21% लोग ये कुछ समझते ही नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है इस बारे में, या वो अपनी राय देना नहीं चाहते हैं, या अभी वो फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुल्क दुरुस्त समत में है या नहीं है। ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, ये जो 21% लोग हैं, टेबल टर्न करने में क्या इनका बहुत बड़ा किरदार होगा? बिल्कुल। तो इसमें 2-3 तरह के अवामिल शामिल हैं। एक इसमें ऐसे अफराद हैं जिनका ये कहना है कि ना मुल्क सही डायरेक्शन में जा रहा है ना गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तकरीबन कोई 50-50 मिला जुला सा रुझान है, जैसा चल रहा था जी जैसा दरमियान में है। कुछ का ये ख्याल है कि हालात इस हद तक संगीन है कि इनके बारे में अभी राय देना थोड़ा सा मुश्किल है। हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, कभी महसूस होता है कि हालात ठीक हैं, कभी महसूस होता है कि हालात ख़राब हो रहे हैं। ठीक है। तो इनकी ये जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो अफराद हैं जिनकी राय इस वक्त थोड़ी सी मुनकसिम है, ये अफराद पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी और इकोनॉमिस्ट्स के लिए भी इनको कन्विंस करना और इनके हालात को बेहतर करना ताकि ये किसी राय की तरफ जा सकें बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमने लोगों से ये भी पूछा कि आप अगर ये कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो गलत सिमत में जा रहा है और अगर सही सिमत में जा रहा है तो क्यों जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न लोगों ने दिया जब उन्होंने कहा कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है, वो ये उन्होंने कहा कि मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, की शरह बढ़ गई है, मुल्क में महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है। और हम ये सर्वे हम कई दहाइयों से करते आ रहे हैं और हमने देखा कि ये जो रीज़न है कि मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वक्त इसकी शरह पाकिस्तान में तकरीबन 2 दहाइयों में हमने इस हद तक की शरह नहीं देखी। तो लोगों में मायूसी का जो बुनियादी रीज़न है इस वक्त वो ये है कि लोगों को ना रोज़गार के मौके मैसर हो रहे हैं और महंगाई जो है वो एक तरह से उसका जिन जो है वो बोतल से बाहर आ गया है और हुकूमत को भी कोई ऐसा तरीका नज़र नहीं आ रहा। तो एक हुकूमती दावे हैं और दूसरी तरफ आवाम की एक राय है जो इस तरह कैप्चर हुई है। तो बिलाल गिलानी साहब, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब इस तरह के सर्वे होते हैं, इस तरह के नताइज सामने आते हैं, कि हुकूमत की पॉलिसीज़ पर भी कोई फ़र्क पड़ता है या वो इस तरफ से कोई देखते हैं आपकी कोई असरअंदाज होती हैं हुकूमतों के मुस्तकबिल पर, ये जो सर्वे के रिज़ल्ट होते हैं?
जी, जो सर्वे का मकसद भी यही है कि हम जो हुकूमत है और इस वक्त की जो सियासतदान हैं जो कि अवाम की राय और उनकी तर्जुमानी करने के लिए हुकूमत में आए हैं, कौमी असम्बली में आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, उन तक अवाम की राय क्या है इसको समझना एक थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इसीलिए पब्लिक ओपिनियन की एक फील्ड कायम की गई और हमने देखा है कि हम तकरीबन 40 साल से ये काम पाकिस्तान में कर रहे हैं। हमने देखा है कि सियासतदान भी और हुकूमत भी इस तरह के तज्ज़िये ज़रूर पढ़ते हैं और इसे संजीदगी से लेते भी हैं। किस हद तक उस पर वो अमल कर सकते हैं, किस हद तक वो इन तज्ज़ियों को अपनी पॉलिसी मेकिंग में शामिल कर सकते हैं, इसमें कुछ सलाहियत का और कुछ नीयत का अमल शामिल है। मगर हमने देखा है कि लोग, हुकूमत जो है वो इसको संजीदगी से लेती है। बिलाल गिलानी साहब, हमें ये भी बता दें, 40 साल से आप इस तरह का काम कर रहे हैं, तो जब ये सर्वे आ रहा होता है तो गवर्नमेंट के हक में कम लोग ही होते हैं या ज़्यादा लोग होते हैं? ट्रेंड है क्या वैसे? आवाम खुश होते हैं, नाखुश होते हैं? जी, हमारा काम क्योंकि आम पाकिस्तानी की राय लेना है, तो हमने देखा है कि आम पाकिस्तानी अगर अनपढ़ भी है, अगर बहुत अमीर नहीं भी है, तो उसकी राय काफ़ी समझदार होती है और वो किसी एक डायरेक्शन पे हरगिज़ नहीं होती। तो जब हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी हो, मुल्क में इकॉनमी बेहतर जा रही हो, एक उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आ रही हो, तो लोगों की राय मुस्बत भी होती है हुकूमत। ठीक है बिलाल जानी साहब, जो पहले के अदवारे हुकूमत है हम उनकी बात कर लें, तो पहली हुकूमतों के दौरान अगर आपने सर्वे किया तो क्या रिजल्ट्स यही रहे या मुख्तलिफ आए? बिल्कुल, इस हुकूमत ने जब हुकूमत संभाली 2018 में, तो उस वक्त जो अफराद की राय कि जिनका ख्याल था कि मुल्क सही सिमत में जा रहा है, वो ऐसे अफराद जिनका ख्याल है कि मुल्क मनफी सिमत में जा रहा है, उनसे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा थी। तो एक उम्मीद इस हुकूमत ने और पीटीआई की हुकूमत ने एक काफ़ी उम्मीद भी लोगों को दिखाई कि हम क्योंकि मुख्तलिफ हैं, हम नए हैं, तो इसलिए हम बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। फिर कुछ इकॉनमी ख़राब हो गई, कुछ कोरोना ने भी लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरा। तो इसी हुकूमत में अगर आप देखें तो इस शरह में इजाफा नहीं बल्कि कमी हो रही है कि जो लोग उम्मीद रखते हैं पाकिस्तान की डायरेक्शन के हवाले से। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल गिलानी साहब, आपसे पाकिस्तान का हिस्सा बने। 41% जो पाकिस्तानी हैं वो ये समझते हैं कि मुल्क दुरुस्त समत में नहीं जा रहा, जबकि 38% लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि मुल्क बिल्कुल दुरुस्त समत में जा रहा है। लेकिन 21% जो है वो अभी भी कोई राय नहीं रखते हैं, तो उनकी राय सबसे अहम होगी। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आए हैं शायर मशरक़ की बात लेकर। हकीम उल उम्मत, मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 83वीं बरसी आज मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। और इकबाल को हम जितना भी ट्रिब्यूट पेश करें, जितना भी उन्हें याद करें, वो कम है। मतलब ये जो ख्वाब था, ये इन्हीं का देखा हुआ ख्वाब था, जिस धरती पे, जिस सरजमीन पे आज हम पुरसुकून तरीके से रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो पहले मुफक्किर अजीम हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सबसे पहले ये महसूस कर लिया था कि बरे सगीर पाको हिंद में अब मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान की सूरत में अपने ख्वाब को हकीकत के रूप में ढलता नहीं देख पाए हैं और 21 अप्रैल 1938 को खालिक हकीकी से जाम मिले। मतलब कि खैरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। मतलब कलाम इकबाल की बात की जाए तो हम क्या क्या पढ़ते चले जाएं, पूरा प्रोग्राम क्या, पूरा दिन शायद जो है ख़त्म हो जाए। हम जो है कोशिश करेंगे कि कलाम इकबाल जितनी हम कोशिश कर सकते हैं उसके मुताबिक जो है तरन्नुम के साथ पेश किया जाए। हमारे साथ नात खां और सूफ़ी गायक कलाम इकबाल भी बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, गुफ़रान चिश्ती मौजूद हैं। गुफ़रान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जी। गुफ़रान के हवाले से हम आपको बताते हैं कि ये जब स्टूडेंट थे जामिया पंजाब में, तो 30 से ज़ायद ऑल पाकिस्तान जो हैं नात खानी के जो मुकाबले हैं वो जीत चुके हैं। 2013, 14, 15 और 16 में ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस जो है उसमें भी गोल्ड मेडल्स हासिल कर चुके हैं। तो गुफ़रान, कलाम इकबाल पढ़ना ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे जहन में आया? किसी ने बताया कि कलाम इकबाल पढ़ना चाहिए या सुन के अच्छा लगता था?
सुन के भी अच्छा लगता था और मेरे फादर भी सना खान थे। अच्छा। वो भी पढ़ा करते थे और स्कूल गोइंग से ही हम पार्टिसिपेट किया करते थे इवेंट्स में और योम इकबाल पे ख़ास तौर पर। अच्छा। तो वहीं से शौक़ भी पैदा हुआ। तो बाकायदा प्रैक्टिस भी इसके लिए आपने जी प्रॉपर सीख रहा हूँ। मेरे उस्ताद जी इसरार चिश्ती साहब, अच्छा, फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड हैं। मरहूम आज़म चिश्ती साहब के साहबजादे। जी उनके साहबजादे। अच्छा माशाल्लाह। आज क्या सुना रहे हैं कलाम इकबाल आपने? खुदी का सिर नेहा, मैं उसके चंद अशार आपको सुनाता हूँ। खुदी का सिर नेहा, खुदी का सिर नेहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग फिसान, खुदी है तेग फिसान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलते दुनिया, ये रिश्ताओं पैबंद, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ताओं पैबंद, बुताने वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मताए गरूर का सौदा, किया है तूने मताए गरूर का
रोज़े आला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। गुफरान को हम साथ ही रखेंगे। इशाल, इकबाल ने शाहीनों की बात की, सितारों पर कमंद डालने की बात की, तो पाकिस्तानी जो शाहीन है, पाकिस्तानी जो नौजवान है, वो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इस वक्त रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान के एक और ECCA के तालिब इल्म है, इम्तिहानात में गैर मामूली कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है और मुसलसल अपने मुल्क का फ़ख्र से जो सर है बुलंद कर रहे हैं। ऐसे ही एक तालिब इल्म कराची के अलीशान है, जिन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इम्तिहान में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं। उन्हें दुनिया भर के जो दीगर स्टूडेंट्स हैं उनमें नुमाया कारकर्दगी पर आलमी इनाम याफ्ता भी करार दे दिया गया है। आप देख लें, पाकिस्तान का जो है नाम रोशन कर रहे हैं। अली ने अपने ACCA की तालीम का आगाज़ कॉमर्स के मज़ामीन में इंटरमीडिएट करने के बाद शुरू किया था। ऐसा रोका हुआ ये सब्जेक्ट है, उसके बाद किस तरीके से इन्होंने टॉप कर लिया, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत मुबारक हो आपको। क्यों ACCA सेलेक्ट कर लिया? पहले ही पता था कि टॉप कर जाना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। शुरू से मुझे अकाउंटिंग का शौक़ था। मैंने तभी अपने इंटरमीडिएट में भी कॉमर्स से किया था, तो शुरू से अकाउंटिंग में इंटरेस्ट होने की वजह से आई चोज़ ACCA, और स्पेशली ACCA क्योंकि वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, फ्लेक्सिबल है, मोर देन 100 कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है, सो आई थिंक इट वाज द बेस्ट चॉइस फॉर मी। अच्छा, टॉप करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ी, दिन रात पढ़ते थे, या बहुत लाइक स्टूडेंट है, बस एक दफ़ा देखा और एग्ज़ाम दे दिए? नहीं, डेफिनेटली मेहनत तो करनी पड़ती है। हर चीज़ को अचीव करने के लिए मेहनत तो ज़रूरी है, बट आई थिंक मैं पढ़ाई में शुरू से थोड़ा अच्छा था, सो उधर मुझे एक एज मिल गया एंड आई थैंक यू। ठीक है अली, ये बताएं कि हम ये देखते हैं कि लोग ACCA करने वालों का मजाक बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं कि ACCA वाला सारी उम्र शायद ACCA ही करता रहता है, इसी में फंसा रहता है, बाकी सब जो है शादियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की शादियां हो जाती हैं, मतलब मजाक के तौर पर ये कहा जाता है। ये कितनी बात दुरुस्त है और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी है? आई थिंक इसमें एक मोटिवेशन फैक्टर होता है और दूसरा आपकी प्लानिंग होती है। अगर आप प्लानिंग से थोड़ा सा चलते हैं तो आई डोंट थिंक कि ये इसमें कोई सच बात है। अगर प्लानिंग से चलते हैं तो आपको टाइम ऑफ भी मिलता है, आप वीकेंड भी अपना अच्छे से गुजार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ना ही पड़ता है, बट आई थिंक अगर आप प्लानिंग से चलें तो हो जाता है। अच्छा, ये आपकी अपनी चॉइस या पेरेंट्स की तरफ से थोपा गया था? क्योंकि हम लोग यही देखते हैं कि बच्चे जब थोड़ा स्कूल से निकलते ही हैं तो पेरेंट्स कहना शुरू कर देते हैं भाई ये तो मेडिकल में जाएगा, ये तो इंजीनियर बनेगा। तो क्या पेरेंट्स की तरफ से ये कहा गया या फिर अपनी चॉइस के मुताबिक आप इसमें आए? नहीं, पेरेंट्स की तरफ से कोई भी फोर्स नहीं किया गया था। मुझे यही कहा गया था कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको अच्छा करना है वो आप करें, तो दैट्स व्हाई आई चोज अकाउंटेंसी। मुझे शुरू से ही इसमें इंटरेस्ट था, पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशराइज नहीं था। अच्छा ठीक है, मुस्तकबिल के इरादे क्या हैं, क्या करना चाहते हैं? अभी तो मुझे आगे अपने एग्ज़ाम्स कंप्लीट करने, आई एम लेफ्ट विद 9 मोर एग्ज़ाम्स। सो फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स कंप्लीट करने के बाद रेलेवेंट एक्सपीरियंस गेन करना है अपना किसी फर्म में, किसी अच्छी फर्म में, और फिर आगे अपनी किसी ऑडिट में या किसी में आगे मैं तो मुल्क के कारोबारी धारे को कुछ बदलना चाहेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे इसमें? आई थिंक जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गई हैं हमारे बिजनेसेस में। सो आई थिंक उसके लिए रेलेवेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए और एप्रोप्रिएट पनिशमेंट्स होनी चाहिए जो भी उसको ब्रीच करे। सो आई थिंक वही एक मेन फैक्टर है जो लैक करता है। अच्छा अली, एक होता है आपका पर्पस कि आपने स्टडीज़ की हैं, उसके बाद आपने जॉब लेनी है अच्छी, बस इसके ज़्यादा हमारे कुछ एम होते नहीं है, लेकिन आपका कोई इससे ऊपर कोई था गोल कि मुझे मुल्क के लिए ये कुछ करना है या मैं इसमें तब्दीलियाँ ला सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, कुछ ऐसे एम्स भी हैं, कुछ गोल्स हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक ACCA की एक अच्छी बात यह है कि वो आपको एग्ज़ाम्स के बाद 3 साल के लिए आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपको गेन करना पड़ता है, तभी जाके आप ACCA मेंबर बनते हैं। तो आई थिंक जो उधर आप रियल लाइफ प्रैक्टिसेस और अनएथिकल जो
चैलेंजेस फेस करते हैं, तो उससे आपको बहुत सीखने को मिलता है। और फिर आप जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं तो वो आप एक डिसिप्लिन्ड होके ठीक है बनते हैं, तो ठीक वो है। आपको उधर बहुत एक एज मिल जाता अली है। हमें ये बताइएगा, हम देखते हैं कि खा कोई भी फील्ड हो, जो अच्छे अजहान हैं वो पाकिस्तान में रहना पसंद ही नहीं करते हैं। आप तो पाकिस्तान में ही रहेंगे या इरादा है कि बाकी लोगों की तरह बाहर जाना है? नहीं, अगर ज़रूर अगर पाकिस्तान में रह के ही मुझे कोई अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बिल्कुल प्रेफर, मेरा यही है कि मैं पाकिस्तान में ही रहना पसंद करूँगा। अगर इधर ज़रूर मिलेगी तो आई वुड स्टे इन पाकिस्तान। अच्छा अली, वैसे आपके लिए तो मुश्किल टॉपिक नहीं है, आपने टॉप किया। जो टॉपर्स होते हैं उनको पढ़ाई पे जितनी भी बात कर लो उनको बुरा नहीं लग रहा होता, बाकी कजन्स को बुरा लग रहा होता है, मोहल्ले के बाकी बच्चों को बुरा लग रहा होता है। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, पढ़ाई के अलावा क्या शौक़ हैं, क्या करते हैं? मुझे क्रिकेट का शौक़ है। मैं वीकेंड्स पे फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने जाता हूँ। अच्छा, जिम, बाकी अदर और स्पोर्ट्स मैं सारे इंजॉय करता हूँ। अच्छा, स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देंगे अगर जिनका दिल पढ़ाई में नहीं लगता, वो क्या करें? आई थिंक इसमें प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है कि आप प्लान करें, अपना डे प्लान करें कि भाई मुझे इतने इस दिन में ये टास्क कंप्लीट करने हैं। वो वंस यू आर डन विद दैट ऑल टास्क, फिर आप भले अपना एंजॉय करें डे, उसमें कोई मसला नहीं है। फिर अपनी फील्ड के दूसरे स्टूडेंट्स को कोई मशवरा देना चाहेंगे कि उन्हें ये करना चाहिए या इस तरह से आसान हो सकती है? जिनके पेपर क्लियर नहीं हो रहे हैं वो बेचारे क्या करें? बस मेहनत करते रहें, अपने ट्यूटर से हेल्प लें। जैसे मुझे सर मुस्तफ़ा से मिली, ही इज़ अ ग्रेट ट्यूटर। अपने टीचर्स जो वो स्ट्रेटजी से पढ़ा रहे हैं उनको फॉलो करें। इंटरनेट से आप हेल्प ले सकते हैं, देयर आर मेनी आर्टिकल्स, यूट्यूब पे वीडियोस हैं। आई थिंक इंटरनेट के एरा में हमें मेहनत करना भी थोड़ा आसान हो गया है। वी कैन फाइंड एनीथिंग ऑन इन जस्ट वन क्लिक। बिल्कुल ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका, आपको बहुत मुबारक हो और फ्यूचर के लिए हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। पाकिस्तान में ऐसे अजहान मौजूद हैं, सिर्फ यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की बात है। शायद अगर अपॉर्चुनिटीज़ हो तो कोई पाकिस्तानी बाहर ना जाए। अपॉर्चुनिटी की भी बात है, एक और चीज़ भी है कि हम अब असातिज़ा की उतनी इज्जत नहीं करते हैं। हम अब उस्ताद के भी उस्ताद बनने की कोशिश करते हैं, तो हमें वो भी नहीं करना चाहिए। असातिज़ा की जो इज्जत है, तकरीम है, उसको हमें मतलब हर हाल में अव्वल रखना चाहिए कि हम असातिज़ा को भूल ना जाए। असातिज़ा को भूलना नहीं चाहिए। हमारे साथ गुफरान मौजूद हैं, इन्होंने भी अपने उस्ताद जी का जिक्र किया। ये तो खुद एक उस्ताद लग रहे हैं, जितना खूबसूरत माशाल्लाह कलाम पढ़ा है। तो बिल्कुल जी, बेशक। और सीखना किस उम्र में शुरू किया गुफरान, हमें कुछ ये बताएं। 5-6 साल की उम्र में मैंने सीखना शुरू किया। घर से ही शुरू किया? वालिद साहब घर से शुरू किया। और फिर जब मैं स्कूल में गया तो वहाँ भी हम हिस्सा लिया करते थे तमाम एक्टिविटीज़ में। बच्चों को आना चाहिए इन एक्टिविटीज़ की तरफ? जी बिल्कुल आना चाहिए। क्या करिकुलर एक्टिविटीज़ में ग्रूमिंग होती है, उससे आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं और उसका फ़ायदा है आपको। आपकी स्पेसिफिक फील्ड में आपको ये मौका मिलता है, आपके पास जो भी फ़न है, जो भी सलाहियत है आपके पास, वो आप उसका इजहार कर सकते हैं अपने फ़न के थ्रू। 30 से ज़ायद मुकाबले माशाल्लाह ऑल पाकिस्तान आप जीत चुके हैं। आपके वालिद साहब भी जो थे जी वो हैं, वो सना खां हैं इस हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बता दीजिए कि कौन सा ऐसा कलाम आज आप हमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का सुनाएंगे? उनका एक नातिया कलाम है, लौह भी तू कलम भी तू, बड़ा मशहूर कलाम है उनका, उसके मैं चंद अशआर पेश करता हूँ। लौह भी तू कलम भी तू, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल-किताब, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल-किताब, गुम
बदयाबगी ना रंग तेरे मुहीत में हवा लो भी तू कलम भी तू तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अक्ल गयाब जुस्तजू इश्क हुजूर इस्तिराब ला भी तू कलम भी तू। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। गुफरान हमारे साथ ही मौजूद हैं, हम गुफरान को जो है यहाँ पर रोक भी रहे हैं और इसीलिए जो है हम आपको रोक रहे हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा लग रहा है और अल्लामा इकबाल के हवाले से हम बात भी कर रहे हैं। यहाँ पर विशाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आ जाएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ मईशत के हवाले से बात करेंगे। नए वजीर ख़जाना मुँह ज़ोर महंगाई को लगामे डालने के लिए मैदान में आ चुके हैं। शौकत तरीन साहब ने चीफ शुमारियात को हिदायत की है कि महंगाई की बुनियादी वजूहात का पता लगाने के लिए इंतजामी कंट्रोल की नई दर्जा बंदी मुरतब की जाए ताकि आवाम को ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। वज़ीर ख़जाना ने ब्यूरो ऑफ शुमारियात को ये भी हिदायत की है कि मुल्क भर के मुख्तलिफ अजला में एशियाई ज़रूरिया की होल सेल और रिटेल कीमतों में फ़र्क का बाकायदगी से मुवाजना किया जाए क्योंकि हम देख रहे हैं कीमतों में फ़र्क पाया जाता है। जिन शहरों से कीमतों का डाटा इकट्ठा किया जाता है उनकी तादाद 17 से तकरीबन 36 कर दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदादोशुमार जो है वो इकट्ठे किए जा सकें। बिल्कुल ऐसे ही वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा है कि इंतजामी कंट्रोल के नए तरीक़ाकार के तहत अफरात ज़र की बुनियादी वजह मालूम करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सकता है। जबकि दूसरी जानिब हम बात करें, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर मियां नासिर हयात साहब कहते हैं कि डॉलर की कदर में कमी के बाद कीमतों में कमी ना होने पर बिल्कुल हैरान है। इसी तरह हैरान है जिस तरह हम सब हैरान है कि जिस वक्त डॉलर ऊपर जा रहा था उस वक्त तो महंगाई हो रही थी और हर शख्स कर रहा था। जब डॉलर नीचे आ रहा है सब खामोश हैं, कोई बात नहीं कर रहा। गाड़ियों की कीमतें देख लो इशाल कि किस तरीके से ऊपर गई थी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जब डॉलर की कदर में कमी आई है उसके साथ कीमतों में कमी नहीं आई है। ये एक लम्हा फिक्रिया भी है। उनका कहना है कि अगस्त 2020 के बाद से अमरीकी डॉलर की कीमत में 17 रुपए की कमी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में कीमत के आशारियों पर कोई वाज़ेह असर हमें नज़र नहीं आया है। उन्होंने मुकामी और मल्टीनेशनल कंपनियों पर कड़ी तनकीद की है जो मुकामी करेंसी की कदर में कमी के वक्त हमेशा अपनी मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर देते हैं, मगर अब अगर डॉलर नीचे आया है तो उन्होंने कीमतों को वहीं पर मुस्तहकम रखा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की हुई है, कोई बात नहीं हो रही इसके ऊपर। गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए और क्या कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर नासिर हयात साहब हमारे साथ मौजूद है। नासिर हयात साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, डॉलर तकरीबन 17 रुपये नीचे आ गया, चीज़ें सस्ती नहीं हो रही हैं, महंगी फ़ौरन हो जाती हैं, किसकी कोताही है, क्या होना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम। देखें, ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरी जो अगर जिम्मेदारी है तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। उसकी वजह ये है कि ये एक रेगुलेट करती है मार्केट को। अब इसमें बेसिक 3-4 चीज़ें जो बड़ी अहम हैं, खाने का तेल, फार्मा, गाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ तो सिस्टम है नहीं ट्रांसपोर्ट का, तो गाड़ियाँ भी ज़रूरत हैं। अब इनकी कीमतें तो कम से कम 20% कम होनी चाहिए थी,
इनको मॉनिटर करना चाहिए कि इनकी कैलकुलेशन जो रोज़ के डॉलर के हिसाब से क्या है, इनके पास इनका मैकेनिज्म होना चाहिए और हम इनको लिख लिख के भेजते रहे कि ये मैकेनिज्म है। जब प्राइस बढ़ रही थी यानी डॉलर बढ़ रहा था तो वो रोज़ के हिसाब से फिर कीमत बढ़ा रहे थे। अब जब वो मुस्तकिल गिर रही है तो कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इस बात का नोटिस ले कि भाई ये वापस क्यों नहीं आ रही चीज़ें। फार्मा की कीमत गवर्नमेंट की इजाज़त से बढ़ती है, जो रेगुलेटेड सारी प्राइसेस हैं इन्होंने खुद बढ़ाई थी 1 साल 1.5 साल पहले। अब वो जब नीचे आ गए तो इनको चाहिए ना कि उनको बोले भाई 15% 16% प्राइस कम करें, क्योंकि एक तो प्राइस होती है, उसके बाद ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी का इफेक्ट होता है, सेल टैक्स का इफेक्ट होता है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है 15 से 18% नीचे जो नहीं आ सकती। सही। तो नासिर रियाज साहब, क्या समझे हम कि क्या डॉलर की कदर में मजीद कमी हम देखने को हमें मिलेगी? और अगर ऐसा होता है तो माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि मईशत के मुताबिक अगर डॉलर मजीद नीचे आया तो एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा। क्या वाकई नुकसान होगा? आप क्या राय रखते हैं? देखिए दुनिया के हिसाब से हर चीज़ चलती है। जब 100 रुपये का डॉलर था तो भी यही रोना था एक्सपोर्टर को नुकसान होगा, 150 का हुआ तो ये होगा। तो देखिए हम लोग इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें एक अंदाज़ा करके हम कॉस्टिंग करते हैं, कभी बढ़ जाती है कम जाती है। जब पहले एक्सपोर्ट की थी 140 में कॉस्टिंग की थी, जब पैसे आए तो 160 रुपये मिले, 170 रुपये मिले, वो भी तो था। ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है नासिर रियाज साहब, हमें यह भी बताएं कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने चीफ शुमारियात को भी हिदायत की है कि महंगाई की बुनियादी वजूहात जो हैं उनका पता लगाने के लिए इंतज़ामी कंट्रोल की नई दर्जा बंदी जो है मुरतब की जाए ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराम हो जाए। कैसी स्ट्रेटजी है ये? देखिए बात यह है कि आप जाके दुकानों पे छापे मारे, लो लेवल पे जाके लोगों को पकड़े, ये तो इससे तो हैरासमेंट होगी, इससे कोई चीज़ ठीक नहीं होगी। ये तो ऊपर कंट्रोल आपको सप्लाई चेन जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से कंट्रोल लेना ना आपको। आप जाके 2 दुकानदारों पे छापे मार दें, सब्जी वालों को पकड़ लें, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है जिसका कोई सर पैर नहीं है। सही। तो ये भी मुझे बताएगा, क्योंकि वज़ीर ख़जाना जो नए आए हैं शौकत तरीन, उन्होंने अदारे शुमारियात को ये कहा है कि कीमतों में का जो रियल टाइम डाटा है वो मुहैया किया जाए और जिन शहरों में कीमतों का डाटा इकट्ठा नहीं किया जाता उनकी तादाद 17 से 36 की जाए। क्या देखते हैं इस तरह से महंगाई में कमी आएगी, कंट्रोल किया जा सकेगा? देखिए मैं तो एक बात जानता हूँ, अगर कोई आदमी सिंसियरली कोई काम करना चाहे तो इंशाल्लाह वो काम हो जाता है। अगर आपकी वो प्रायोरिटी हो, अगर आपकी प्रायोरिटी ना हो, आपको परवाही ना हो, तो फिर आप कोई उम्मीद ना रखें और वाकई कुछ करना चाहते हैं सीरियसली तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो ये तब्दीली आप कैसे देख रहे हैं, वज़ीर ख़जाना की तब्दीली, शौकत तरीन साहब का आ जाना? कितनी उम्मीद है आपको कि मईशत शायद सही समय? देखिए मैं आपको एक बात बड़ी कैटेगोरिकली वाज़ेह तौर पे बताता हूँ कि हुकूमत जो है बिजनेस कम्युनिटी से डिस्कनेक्ट है। अच्छा। जो लोग हुकूमतों के साथ होते हैं, बड़े बिजनेस वाले जो हर वक्त साथ रहते हैं, उनके काम हर दौर में होते हैं। और जब तक ये रियल जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं वहाँ जाके ये उस बिजनेस के सेक्टर से कनेक्ट नहीं होंगे, इनको पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है, तो तब्दीली कहाँ से आएगी? नहीं सर, गवर्नमेंट तो कह रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। प्रॉब्लम क्या है सर? गवर्नमेंट क्लेम कर रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने बहुत काम किया है। बिजनेस कम्युनिटी अगर देख लें तो बड़ी तादाद में खुश भी है इस गवर्नमेंट से। भाई मेरी बात सुने, ये खुश वही हैं जो 1% लोग हैं जिनके सारे काम होते हैं, बाकी कोई खुश नहीं है क्योंकि कोई बड़ी चेंज नहीं लेके आए ये। सही। तो आप अब क्या समझते हैं कि महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकेगा? क्योंकि वज़ीर ख़जाना जिस तरह से नए तब्दील किए गए, उनको टास्क यही दिया गया है कि किसी न किसी सूरत उन्होंने महंगाई पर कंट्रोल करना है। क्या आप समझते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल हो जाएगा इस तरह से? देखिए महंगाई पे कंट्रोल अगर कोई करना चाहेगा तो होगा ना, क्रैक डाउन करना पड़ेगा ये फार्मा कंपनियों पे, ये गाड़ियों वालों पे, ये जो घी खाने पीने की चीज़ें हैं इन पे। देखें आपको कैलकुलेशन होती है कि बाहर से पाम ऑयल आया आज क्या कॉस्ट करता है और कितने रुपए किलो घी होना चाहिए। आपके पास बड़ा आसान है, 50 बनाने वाले 50 कंपनीज को बुलाएं कि ये मैकेनिज्म है, आप इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इस तरह आपको ये प्राइसिंग होनी चाहिए। ये तो अगर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है अगर करना चाहें तो। ठीक है सर, बिजनेस कम्युनिटी के पास खुसूसी तौर पर हम चैम्बर्स का जिक्र कर लेते हैं, उनके पास क्या हल है इस सारी सिचुएशन का? क्या आप वैसे वाकई ये समझते भी हैं कि ये सिर्फ वज़ीर ख़जाना अकेला कर भी सकता है या सबको इस कोर्स का हिस्सा बनना होगा?
देखिए मैं आपको एक बात मैं आपको बताऊं, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 215 ट्रेड बॉडीज मेंबर हैं। हर रोज हर मसाइल हमें मालूम है, लेकिन होता क्या है कि वहाँ जो जाता है, जिसकी पावर है वो अपना काम कराता है, वो असल मामला तक तो वो पहुँचते ही नहीं है। हमारा गवर्नमेंट से यही है रोना है कि भाई जो आप जिस जगह पे आपको मालूमात सारी अवेलेबल है, जहाँ आपको हम मसले बताते हैं वो आप हल नहीं करते और गिने चुने लोगों के मसले हल करके आप मुल्क चला रहे हैं। इस तरह कोई बुनियादी चेंज नहीं होगा। सही। तो ये भी मुझे बताइएगा, जो आपने कहा कि आपने इस हवाले से हदशात भी जाहिर किए हैं कि जो हमारी मकामी इंडस्ट्रीज़ हैं या इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, उनकी कीमतें जो है वो नीचे नहीं आती हैं। अगर जैसे आपने पहले भी बात की कि जब डॉलर की कदर में कमी हुई, उसकी कीमत में थोड़ी कमी आई, तो उसके बावजूद कीमतें वहीं की वहीं हैं। इनको कंट्रोल कौन करेगा? इसके ऊपर कोई मैकेनिज्म बन रहा है या कोई इसके ऊपर प्लानिंग हो रही है? देखिए, अगर गवर्नमेंट इसको सीरियस ले और इनके दबाव में ना आए और जो लोग इस बात का हिस्सा है हुकूमत में, वो इनके चुंगल से बाहर आ जाएं और एक नेशनल कॉज में काम करें, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट की अपनी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इतना कोई बहुत बड़ा कोई इशू तो नहीं है ये। बिल्कुल ठीक है नासिर रियाद साहब, बहुत कंट्रोल करना कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुबहिस्तान का आप हिस्सा बने। कुछ जो है बिजनेस कम्युनिटीज़ की जानिब से अगर हम देख लें, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं और वो अगर ये शिकायत करते हैं कि गवर्नमेंट हमसे बात करने को तैयार नहीं है, तो इन खदशात को भी दूर होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ गुफरान मौजूद हैं, क्यों ना फ़ायदा उठा लिया जाए और इकबाल का कलाम एक बार फिर से हम सुन लेते हैं। क्या सुनाएंगे आज गुफरान आप? मैं हर लहज़ा है मोमिन, क्या बात, उसके चंद अशआर जरूर। हर लहज़ा है मोमिन, हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहज़ा है मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। हर लहज़ा है मोमिन, हम साया जिब्रील अमी बंदाए खाकी, हम साया जिब्रील अमी बंदाए खाकी, है इसका नशेमन ना बुखारा ना बदख्शां, है इसका नशेमन ना बुखारा ना बदख्शां। हर लहज़ा है मोमिन, कहारियो गफारियो कुद्दूसियो जबरू, कहारियो गफारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान।
हर लहजा है मोमिन, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहजा है मोमिन। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहजा है मोमिन। वाह 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 वाह, क्या बात है गुफरान, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ के अंदर इसको पढ़ना, बाद में इसको तर्क कर दिया आपने या अभी कंटिन्यू है ये शौक़, इसको आगे लेके जाने का इरादा है? बिल्कुल जारी है, कंटिन्यू है, और मैं इवेंट्स में और हिस्सा लेता रहता हूँ। अच्छा, हाँ जी, रेगुलरली जारी है। अच्छा, नहीं, जब स्टूडेंट होते हैं आप तब तो आपको मुकाबले मिल जाते हैं ना, क्या मुकाबलों में जाके कम्पीट करते हैं, एक कंपटीशन होता है, उसमें ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बाद में मेहनत कम हो जाती है, या बड़े लोगों के साथ कंपटीशन ज़्यादा मुश्किल? नहीं, मेहनत ज़्यादा हो जाती है मुझे लगता है। कंपटीशन का लेवल जो है वो तो देखें आप, आपके साथ कंपैरिजन है कुछ लोगों का जो अच्छा पढ़ रहे हैं, तो उससे आगे भी तो और लोग भी तो मौजूद हैं दुनिया में जो उनसे भी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें तो ऑलरेडी फील्ड में बहुत सारे लोग आपके सीनियर्स मौजूद होते हैं, बड़ा बड़ा अच्छा पढ़ने वाले मौजूद होते हैं, तो उनके होते हुए फिर आप ये अगर समझ लें कि जी आई एम रेडी, तो ऐसा नहीं होता। आपको मुसलसल एक जद्दोजहद, एक मेहनत की ज़रूरत है। जो समझ लेता है मैं मुकम्मल तैयार हूँ, क्या वो ख़त्म हो जाता है? नहीं, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ये तो आप भी जानते हैं। अच्छा गुफरान, अगर हम बात करें आवाज़ की, आवाज़ सीखना तो ठीक है, एक एलिमेंट है इसमें, आप सीख के ही आप आगे आ सकते हैं। आवाज़ कितना अहम है इसमें आपकी, कि आपकी आवाज़ तो बड़ी मेजर चीज़ है। मेरा ख्याल है कि एक आवाज़ ही तो मेन इसमें मीडियम है ऐसा जिसके थ्रू आप अच्छा, हर कोई सीख के नहीं आ सकता। आप ये कहना चाहेंगे कि हर कोई सीख के नहीं आ सकता, इसके लिए आवाज़ का होना भी बड़ा ज़रूरी है। वो हमारे उस्ताद जी कहा करते हैं कि गाना उसको चाहिए जिसको गाना आता है। बिल्कुल ठीक है गुफरान, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। माह सयाम जो है वो रहमतों और बरकतों का महीना इस वक्त जारी और सारी है। रोज़े जो हैं वो गुजर रहे हैं एक एक करके, और इस दौरान रोज़ा रखना हर मुसलमान की ख्वाहिश भी होती है और हम पर फ़र्ज़ भी है। लेकिन रोज़े की ख्वाहिशमंद जो शुगर के मरीज़ों का आम सवाल ये होता है कि वो रोज़ा कैसे रखें, क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो आइसोलिन भी लगवाते हैं, इंजेक्शन या मेडिसिन पर होते हैं, तो वो कैसे इस बाबरकत महीने में बरकतें समेट सकें, शुगर डाउन भी ना हो जाए, ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसे अफराद का इफ्तारो सहरी का डाइट प्लान क्या होना चाहिए, वो सवाल करते हुए नज़र आते हैं। उन्हें पानी कितनी मिकदार में पीना चाहिए, रमज़ान में अद्वियात के औकात क्या रखने चाहिए, और गर्मियों में काम करने वाले जो शुगर के मरीज़ हैं जो बाहर निकलते हैं
और वो किन बातों का लाजमी तौर पर ख्याल रखें? बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में जो हर 4 में से 1 फर्द है ना, वो शुगर में किसी ना किसी किस्म की शुगर में मुब्तला है, चाहे वो किसी की हाई हो जाती है, किसी की लो हो जाती है। तो ऐसे अफराद अगर रोज़ा रख रहे हैं तो उन्हें सेहतमंद और मुतवाज़न ब्लड शुगर लेवल के लिए कुछ तदाबीर पर अमल करना चाहिए। वो हम क्या होंगी, वो डॉक्टर से हम डिस्कस करेंगे। शुगर के मरीजों को सबसे जो पहले रोज़ा रखने से कबल अपने मौलिद से रब्ता ज़रूर कर लेना चाहिए कि अद्वियात के औकातकार क्या होंगे, तजवीज़ करदा जो असूल होंगे मौलिद के, उन्हीं के तहत वो अद्वियात लें ताकि उन्हें कोई रोज़े के दौरान परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। बिल्कुल ऐसे ही है। हो सकता है डॉक्टर ही कोई हेल्प करते कि आपको इन औकात में अपनी जो है अद्वियात या दवाई लेनी चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए, जो आप इस वक्त दे रहे थे उसको कुछ तब्दील कर दें, और ये फ़ैसला डॉक्टर ही कर सकता है, आप खुद से ये फ़ैसला नहीं कर सकते। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। अब डॉक्टर अर्मिला जावेद मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहबा ये बताइएगा कि हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो रोज़ा रखे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो रोज़ा रख के कुछ परेशान भी हो जाते हैं, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ हैं। वो ये सवाल करते हैं कि हमें कैसे रोज़ा रखना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए सहरी में कि हमारा दिन अच्छा गुजर जाए? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने आज बहुत अच्छा टॉपिक पिक की है और मतलब स्किन केयर के अलावा भी किसी टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि जी इस महीने के अंदर हर एक की ख्वाहिश होती है, हर एक का दिल चाहता है कि वो इस महीने को जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ करे इबादत के लिए तो वो करना चाहता है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो हमें मौका इस एक महीने में ही मिलता है। इसके अलावा जो रोज़े रखे जाते हैं वो नफली रोज़े होते हैं। लेकिन साथ में बीमारी का जब जिक्र आपने किया कि जो डायबिटिक्स हैं वो किस तरह से रोज़ा रखें, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डायबिटीज़ को जितना लोग लाइट लेते हैं, ये इतनी आसान और इतनी लेस कॉम्प्लिकेटेड बीमारी नहीं है। ये अच्छी खासी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, क्योंकि ये बहुत प्रेवेलेंट है, बहुत कॉमन। आप आजकल देखते हैं कि हर दूसरा बंदा आपको बता रहा होता है कि मेरा जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं था, या समटाइम्स लोगों को पता भी नहीं होता और वो शुगर बॉर्डरलाइन शुगर के पेशेंट्स होते हैं। बॉर्डरलाइन शुगर के मरीज़ वो होते हैं जिनका शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं है, लेकिन उनको क्योंकि कोई कभी ऐसा कोई खुदा न खासा प्रॉब्लम नहीं हुआ तो उन्होंने चेक नहीं करवाया होता। तो हमारे क्योंकि रीजन के अंदर ये जो पाकिस्तान का हमारा जो मुल्क है इसमें बहुत कॉमन है। इसके अंदर क्योंकि एक ये जेनेटिक डिजीज़ भी है, आप की फैमिलीज़ में भी ये चलती है बीमारी, तो बहुत से जो यंग लोग हैं उनको भी नहीं पता होता कि वो शुगर के मरीज़ हैं। तो ऐसी सूरत में कभी कभी जब आपकी बॉडी में आपका कोई ट्रॉमा से गुजरती है, या जब आप खाना कम खाते हैं, या आपके डाइट के अंदर चेंजेस आती हैं, आपकी रूटीन में चेंजेस आती हैं, तो उस वक्त आप रियलाइज़ करते हैं कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया रोज़ा रखना। समटाइम्स एक नॉर्मल इंसान, हेल्दी इंसान जिसको पता नहीं है कि वो शुगर का मरीज़ है, वो रोज़ा रखेगा तो हो सकता है कि उसको एक आम शख्स से ज़्यादा प्यास लगे, एक आम शख्स से ज़्यादा उसको भूख का एहसास हो, चक्कर आए, या उसको हल्की सी स्वेटिंग हो रही हो, दिल घट रहा हो, दिल घबरा रहा हो। ये जो एक कॉमन से सिम्टम्स होते हैं लो ब्लड शुगर लेवल के, कॉमन जिस शख्स को पता नहीं है कि उसको शुगर का मर्ज़ है, अगर उसको रोज़े के टाइम पे चीज़ आएगी, ये सिम्टम आएगा, शायद वो इग्नोर कर देगा। लेकिन ये सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो आपने इग्नोर नहीं करने हैं, आपने इसके ऊपर गौर करना है कि सबसे बेहतर चीज़ ये कि आप अपना एक फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल करवा लें। अगर आपको इस तरह का सिम्टम आ रहा है, रिपीटेडली आ रहा है, एक रोजे के बाद दूसरे में भी आ रहा है, और आप अपना सहरी और इफ्तारी बॉडी के शुगर लेवल का पता खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, तो ज़रूर। तो डॉक्टर अर्मिला, मैं आपसे ये भी जानना हमारे पाकिस्तान में जनरली ये होता है कि लोग नहीं ख्याल करते। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा यूजुअली रवैया ऐसा ही है। लेकिन डॉक्टर साहब ये अगर मुझे बताइएगा, रोज़े के जो ख्वाहिशमंद शुगर के मरीजों की हम बात कर लेते हैं, आम सवाल उनका ये होता है कि रोज़े के दौरान खाया क्या जाए, ऐसी कौन सी डाइट्स होनी चाहिए कि हमें प्यास भी ना लगे और हमारा जो रोज़ा है वो अच्छा गुजरे, और साथ ही साथ शुगर लेवल भी जो वो कंट्रोल रहे। ये जो क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि उनका डॉक्टर उसको हर एक जो डायबिटीज़ का मरीज़ होता है वो इंडिविजुअलाइज करके हमने उनके साथ बात करनी होती है। कुछ लोगों की डायबिटीज़ बहुत मामूली होती है, बहुत कंट्रोल्ड होती है, उनकी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो अपनी रूटीन को मैनेज कर सकते हैं रोज़ा रखने के साथ। उनके लिए बहुत ज़्यादा ये ऐसा रोज़ा ऐसी प्रॉब्लम नहीं उनके लिए कोई भी क्रिएट करेगा कि उनकी हेल्थ इश्यूज़ बन जाएं। तो वो लोग, तो ये इंडिविजुअलाइज्ड होती है चीज़। अगर उनका थ्रू आउट शुगर कंट्रोल अच्छा रहा है, जो कि एक टेस्ट होता है, हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि पिछले 2-3 माह के अंदर आपका शुगर का कंट्रोल कैसा रहा है। तो वो जिन लोगों को तो पता है कि वो शुगर के मरीज़ हैं, उनको तो चाहिए कि वो रोज़े शुरू होने से पहले अपने डॉक्टर के साथ एक दफ़ा मुलाकात करें और अपना जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है वो ज़रूर चेक करवा लें। उससे उनको आइडिया
होगा कि पिछले 2-3 महीनों में उनका शुगर कंट्रोल कैसा रहा है। इसके अलावा उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो बहुत ज़्यादा एग्जर्शन वाला लाइफस्टाइल तो नहीं है, बहुत ज़्यादा उनकी फिजिकल एग्जर्शन तो नहीं है। जैसा बहुत सी ख़वातीन होती हैं जो काम करती हैं, बहुत से मर्द हजरात हैं जो वो रूटीन तो हमारी काम की रूटीन तो नहीं बदलती है। रमज़ान में हम लोग थोड़े बहुत आवर्स कम कर सकते हैं अपने काम के, लेकिन हमारी मेहनत मुशक्क़त उसी तरह रहती है, तो वो हमने देखना है। उसके अलावा अगर आपका शुगर का कंट्रोल अच्छा है, रूटीन में आपका शुगर ड्रॉप नहीं होता आम कॉमन दिनों में, एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया के जो सिम्टम्स मैंने पहले बताए कि एकदम से दिल घबराना, स्वेटिंग शुरू हो जाना, काम ना कर सकना, गनूदगी का वाली एक स्टेट में चले जाना, अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो इस तरह के अफराद तो रोज़े अपने रख सकते हैं, अच्छा अपना सहरी और इफ्तार का एक रूटीन रख के, और इफ्तारी के बाद भी थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ खाते रहे, क्योंकि हमने पोर्शंस में खाना ज़्यादा सूटेबल है बजाय इसके कि हम एकदम से इफ्तारी के टाइम पे खाना खा लें। लेकिन कुछ अफराद जिनका कंट्रोल शुगर का अच्छा रूटीन में भी नहीं है, जिनको अक्सर जब वो अपना ब्लड शुगर चेक करते हैं और उनका कभी ड्रॉप होता है और कभी वो ज़्यादा आता है शुगर, मतलब फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे लोगों के लिए देखिए अल्लाह पाक ने ही आसानी रखी हुई है कि जो बीमार शख्स है या जो नहीं कैरी ऑन कर सकता अपना रोज़ा, उसके लिए कोई मुशक्क़त, मेहनत या ज़बरदस्ती नहीं है दीन के अंदर। दीन के अंदर बहुत आसानी रखी हुई है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि जब अल्लाह ताला ने एक आसानी आपको दी हुई है तो आप उस आसानी को अवेल करें, क्योंकि अगर आप सफ़र में हैं तो हमें रोज़ा रखने की अल्लाह ताला ने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हुई कि आप सफ़र में रोज़े रखें, लाजमी नहीं है छोड़ने, बिल्कुल जी छोड़ने। तो एक सफ़र में एक हेल्दी इंसान को भी रोज़ा छोड़ने की छूट इसीलिए दी हुई है कि उनको पता है कि सफ़र में आपको मुशक्क़त ज़्यादा है, आपका अगर फूड का सप्लाई कम है या आप धूप में ज़्यादा ट्रैवल करें तो आपका हाइपोग्लाइसीमिया आप एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा हो सकता है। तो अल्लाह पाक आपको वो वाला बोझ नहीं देता जो आप उठा ना सकें। डॉक्टर साहब हमें ये भी बताइएगा कि पानी की मिकदार जो होनी चाहिए आम आदमी के लिए, वो तो हमें मालूम है, हम इस पर अक्सर बात भी करते हैं, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके और भी मसाइल होते हैं, तो वो फिर कोशिश करते हैं कि पानी हम थोड़ा सा कम ही पी रहे हों तो ज़्यादा बेहतर है। वो उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? फिर हम आम आदत पाकिस्तान में या वैसे यही है कि आपने फास्टिंग में चेक कर लिया, उसके बाद जैसे ही आपने रोज़ा इफ्तार किया उसके बाद चेक कर लिया, या खाना खाने के बाद चेक कर लिया, हमें दरमियान में कितनी शुगर चेक करनी चाहिए ऐसे लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए पानी का तो जिस तरह एक नॉर्मल इंसान को पानी हम लोग कहते हैं रोज़े में ज़्यादा पिएं, सहरी में भी कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज़ें लें कि जिसमें फ्लूइड ज़्यादा हो, और इफ्तारी में भी, क्योंकि अब गर्मी भी है, हम लोग सर्दियों के रोज़े नहीं रख रहे, हम गर्मियों के रोज़े रख रहे हैं। उसी तरह जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट है उसको भी हमारी यही इंस्ट्रक्शन होगी कि ऑफकोर्स आप अपने पानी को इसलिए कम ना करें कि आपके लिए थोड़ा सा आपको वॉशरूम जाना ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि डायबिटिक्स को ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम ये उसको कभी भी इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे। और ज़ाहिर है मैंने जिस तरह से पहले कहा कि हर वो शख्स जिसको पता है, नॉलेज है कि उसको ये मर्ज़ है, शुगर का मर्ज़ है, डायबिटिक वो है, तो वो अपने मौलिज से रोज़ा रमज़ान शुरू होने से पहले सारी इंस्ट्रक्शंस लेगा, क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड आपको टेलर करना पड़ता है, हर एक पेशेंट को इंडिविजुअली हमें टेलर करना पड़ता है। दूसरी चीज़ आ गई कि शुगर लेवल्स कितनी दफ़ा चेक किए जाएँ। देखिए जी, ब्लड टेस्ट करने की वजह से जो शुगर का ब्लड टेस्ट हम करते हैं, जो घर पे हमारे पास मशीन्स होती है, छोटा सा यहाँ पे एक पिन प्रिक होता है जिससे एक ड्रॉप ऑफ ब्लड से हम शुगर लेवल्स चेक कर सकते हैं। तो अगर तो आप रूटीन में, अगर आपको तमाम अपनी इंफॉर्मेशन है कि लो शुगर लेवल के क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, और आप घर के अंदर मौजूद हैं, आप कंफर्टेबल हैं, आपका रोज़ा बिल्कुल कंफर्टेबली चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फिर तो बार बार शुगर लेवल्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप वही अपनी रूटीन रखें जो आपकी रूटीन है। ये उस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स की मैं बात कर रही हूँ जो कंट्रोल्ड पेशेंट्स हैं, जिनको पता है कि हम लोग कैरी ऑन अपनी एक्टिविटीज़ रूटीन में भी ठीक करते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे जी स्पोर्ट्समैन हैं जो डायबिटिक्स हैं और वो पूरा मैच खेलते हैं माशाल्लाह डायबिटीज़ होने के बावजूद, क्योंकि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल और अपना डाइट के साथ उसको ऐसे मैनेज किया हुआ होता है। लेकिन वो लोग जिनको थोड़े से भी ऐसे सिम्टम्स आने लगे कि हमने उन लोगों को देखा जिनको डायबिटीज़ नहीं है, अगर हमारी खुराक को हम देख लें, हमारी जो डाइट्स होती हैं जो रमज़ान में हमारी चल रही होती है, जो प्लान हमारे चल रहे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मीठा चल रहा होता है। हम फ्रूट चाट खा रहे हैं, हम देखें आप तो ड्रिंक्स बहुत सारी मीठी पी रहे हैं, क्या इससे आप डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं? ये एक फैक्टर हो सकता है मीठी ड्रिंक्स लेना? सबसे पहले तो मैं अपना पुराने वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ कि अगर किसी शुगर के पेशेंट को
खुदा ना खास्ता ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि उसका एकदम से दिल घबराने लग जाता है, स्वेटिंग होने लग जाती है, गनूदगी तारी होने लग जाती है, अननेसेसरी नींद आने लग जाती है, उनको उसी वक्त अपना शुगर लेवल चेक करना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते तो उनके घर के अफराद को उनका शुगर लेवल फ़ौरन चेक करना चाहिए। और अगर उनका लो शुगर लेवल आ रहा है तो डायबिटिक जो बंदा होता है वो एक आम इंसान की तरह उसकी बॉडी बिहेव नहीं करती है, तो ऐसी सूरत में उनको अपना रोज़ा खोलना चाहिए, उसको कैरी ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि शुगर का लेवल कम होना बॉडी में एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जो डायबिटिक्स को उनके घर वालों को पता होना चाहिए। अब बात आ गई कि हम बहुत मीठी चीज़ें खाते हैं, हम खजूर भी 1 या 2 खजूर नहीं खाते, हम फिर ढेर सारी खजूरें भी खाते हैं, जो कि सुन्नत नबवी है, लेकिन एतदाल में खानी चाहिए चीज़ें। कोई भी चीज़ ओवरडू नहीं करनी चाहिए। बहुत मीठा खाना, बहुत ऐसी चीज़ें खाना जिसके अंदर स्टार्ची चीज़ें हैं, मतलब फेनियाँ होती हैं और इस तरह की जो चीज़ें लोग खा रहे होते हैं, ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए हेल्दी नहीं है, किसी भी इंसान के लिए। मतलब जो नॉन डायबिटिक्स हैं उनके लिए भी नहीं, और जो डायबिटिक्स हैं उनके लिए भी, ये किसी के लिए भी हेल्दी नहीं है। उतना खाएं इत्तेदाल में जितना आपको ज़रूरत है, जितना बॉडी को ज़रूरत है। बहुत मीठे मशरूबात, बहुत मीठी चीज़ें नॉर्मल लोगों को भी नहीं खानी। और जाहिर है जब आप ज़्यादा अपनी बॉडी में शुगर ज़्यादा पुश करेंगे तो उतनी इंसुलिन भी आएगी। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जिसके अंदर आप इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होते, वो आपकी डाइट की वजह से भी आपको लग सकती है, तो ख्याल तो रखना ही है। लेकिन इट्स नॉट रमज़ान स्पेसिफिक, ये जनरली आपका रूटीन यही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर अर्मिला, बहुत शुक्रिया आपका। सबस्तान का हिस्सा बनी, बहुत अहम मौजू था जिसके ऊपर आप हमारी रहनुमाई फरमा रही थी, और आप लोगों ने जिस तरीके से डॉक्टर साहबा कह रही थी कि अपने जो मुआलिज हैं उनके पास जाइए, उनसे अपना डाइट प्लान बनवाइए, किस तरीके से आपको अपनी मेडिसिन लेनी है, उसका टाइम किस तरह सेट करना है, ये खुद से फाइनल नहीं करना, ये आपके डॉक्टर साहब ने करना। बिल्कुल, और अपनी डाइट प्लान भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए कि आपको क्या खाना चाहिए ताकि आपकी शुगर कंट्रोल रह सके, पूरा रमज़ान आप अच्छे से रोज़े जो वो रख सकें। और अब हम आपको बताएंगे कि ब्लड प्रेशर कैसे आपने कंट्रोल में रखना है, क्योंकि पाकिस्तान का आज मैच है। जिस तरह पाकिस्तान आखिर में करना शुरू कर देता है, जीते हुए मैच को इस तरह फंसा देते हैं कि लगता है कि हम हारने लगे हैं, और आखिरी गेंद पे जाके फिर से जीत जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर को भी आपने कंट्रोल में रखना, ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये हमारी आदत है। बिल्कुल ऐसे ही अब तो हमें रूटीन हो जानी, हमारी आदत हो जानी चाहिए इस चीज़ की कि हम लोग यही इस तरह से अपनी जो टीम है उसको हम देखते आए हैं शुरू से ही। कदरे आसान हमारी ये सीरीज़ है। वैसे तो प्रोटीज के खिलाफ भी खासी आसान थी कि उनके बड़े प्लेयर्स जो थे वो IPL के लिए चले गए थे। खैर अब प्रोटीज को उनके घर में हमने हराया, ये उनका मसला है कि उनकी टीम कैसी थी। अब शाहीन जिम्बाब्वे का शिकार करने के लिए पूरे तैयार हैं। आज पहला T20 खेला जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही आज जो है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो मैदान में उतरेगी, और ये मैदान में उतरना हम देखेंगे कैसा रहता है। मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा, और इस हवाले से हम बातें भी सामने आई हैं कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान जो है बाबर आजम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 2000 रन मुकम्मल करने के लिए मजीद 60 रन उन्हें दरकार हैं। वो इसमें अपने रन पूरे कर सकते हैं, खेल अच्छा पेश करने और क्या कर सकते हैं। और विराट कोहली को एक दफ़ा फिर जिस तरीके से उन्होंने पहली पोजीशन उनसे छीन ली है, ये भी छीन लेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि हमारे पास अच्छी खासी जो है इनिंग्स पड़ी हैं अभी आराम से। बाबर आजम हम तो उम्मीद करते हैं कि पहली इनिंग में ही ये सब कुछ कर लेंगे। बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर सवेरा हमारे साथ मौजूद है। सवेरा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बता दीजिएगा कदरे आसान सीरीज़ है ये पाकिस्तान के लिए, आप क्या देख रही हैं? कुछ तब्दीलियां होंगी, नए खिलाड़ी शामिल होंगे? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो जब हम ये कह देते हैं ना कदरे आसान सीरीज है पाकिस्तान के लिए वहीं से पाकिस्तान के लिए प्रेशर बन जाता है इस वजह से, बिकॉज देखिए अपने घर पे ना हर कोई शेर होता है। सो जिम्बाब्वे इस वक्त हरारे में खेल रहा है, और हरारे जो है वो दैट इज द फोर्ट्रेस फॉर जिम्बाब्वे। बट इवन देन पाकिस्तान काफी स्ट्रॉन्गर टीम है जिम्बाब्वे के मुकाबले में, बट जब फील्ड पे पाकिस्तान उतरेगी सो पाकिस्तान वुड बी द फेवरेट्स, और जिम्बाब्वे दे वुड हैव नथिंग टू लूज। तो वो बिल्कुल जाएंगे ऑल किल वाली उससे कि जी जो करना है ऑल आउट जाएंगे वो। तो ऐसी टीम्स के साथ मुश्किल बड़ा होता है खेलना, क्योंकि सारी एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर होती है। वो हार गई तो हार गई, हम जीत गए तो हाँ जी हमने तो जीतना ही था, हम एक छोटी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। मगर अगर वो जीत गई तो बहुत ज्यादा सेटबैक है। ऐसे ही है। सो कल जिस तरह मिसबाह उल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सो मिसबाह उल हक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह के अंदेशे दिए हैं उससे ये लगता है कि मुझे नहीं लगता कि कहीं आउट ऑफ द बॉक्स कोई थिंकिंग होगी और हमें कोई इंडिविजुअल बेंच स्ट्रेंथ पे कोई खेलता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है कि हमारी वही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ टीम जाएगी। तो टीम इस वक्त जो जीत का ट्रैक है उस पर तो चढ़ चुकी है, क्या देख रही है? कॉम्बिनेशन यही रहेगा, जीत के लिए यही बेहतर है, या फिर कोई तब्दीलियां मुतवक्के हैं, या फिर हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा, यही खेम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है? नो अरशद इकबाल, नो शर्जील।
मुझे नहीं लगता। नो अरशद इकबाल, नो शर्जील। शर्जील के लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं दिखे मिसबाह-उल हक। जब मिसबाह-उल हक से शर्जील का सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मैं ये प्रॉमिस नहीं करूंगा कि सारे मैचेस खेले शर्जील, वन ऑफ शायद खेल सकते हैं। सो अभी अगर मुझे लगता है कि कंफर्टेबल, जबकि आप अगर मुझसे पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अब हमें थोड़ी सी डोमिनेंस अपनी सिलेक्शन के हिसाब से भी शो करनी चाहिए थी। हमें शाहीन को रेस्ट करवाना चाहिए था। ठीक है, बाबर का एक रिकॉर्ड है, शायद उस रिकॉर्ड की वजह से बाबर खेल जाए, बट शाहीन को रेस्ट मिलना बहुत जरूरी था। बट जिस तरह टीम मैनेजमेंट का माइंडसेट है, मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होने वाला है। क्या हमारा मिडिल ऑर्डर में परफॉर्मेंस में कुछ चेंज होगा? क्योंकि यूनुस खान ने भी आसिफ को कहा कि आसिफ को मजीद चांस मिलना चाहिए। हैदर यंगस्टर हैं लेकिन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जब से उनका नंबर चेंज कर दिया है, तो आसिफ को तो यानी कि चांस आज मिल रहा है, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर क्या करेगा? मिडिल ऑर्डर को डेफिनेटली देखिए, इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो 3 अब मैचेस हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, यहाँ हमारा मिडिल ऑर्डर अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है, तो नथिंग बेटर देन दैट, क्योंकि इसके बाद जितनी सीरीज हैं वो बहुत मुश्किल होने वाली हैं। सो यहीं पे ही आपने ग्रिप पकड़नी है और यहीं पे जो है आपने अपने आप को अपना मोमेंटम लेकर आना, और हमारा मिडिल ऑर्डर हमें मुसलसल डिसअपॉइंट कर रहा है। सो आई बिलीव के यहीं पे मिडिल ऑर्डर को करना पड़ेगा। आसिफ को जितने चांसेस और जितना ट्रस्ट मिसबाह-उल हक ने शो किया है, आसिफ नीड्स टू प्रूव बैक। मतलब कोई एक वक्त तो होगा ना जब आसिफ जो है सबको गलत प्रूव करके मिसबाह-उल हक को सही प्रूव करेंगे। दिस इज द मोमेंट फॉर। हम जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान में उतरे हैं, हमारी बॉलिंग लाइन कैसी देख रही हैं? हमारी बॉलिंग अच्छी है क्या? हमें इसी तरह के बॉलर्स के साथ जाना चाहिए? और आगे फिर वर्ल्ड कप भी आ रहा है, वर्ल्ड कप के लिए भी क्या देख रही हैं कि ये खिलाड़ी जो है वो मुनासिब है? बॉलिंग आई वुड से कि बॉलिंग हमारी अच्छी है। बॉलिंग ऐसा नहीं, बॉलिंग के कोई इश्यूज नहीं है। अगर आज मैं देखूं कि कौन खेलता हुआ दिखता है मुझे, तो मोहम्मद नवाज होंगे, फ़हीम अशरफ होंगे, फिर अगर हम अपनी पेस बैटरी की बात करें तो हसन होंगे, हारिस रऊफ होंगे, शाहीन शाह अफरीदी होंगे। ये मुझे अपनी बॉलिंग उतरती हुई दिखती है। पांच बॉलर्स। सर हमें ये भी बताइएगा कि हम बाकी मुल्कों की तरह क्यों कोशिश नहीं कर सकते? हमारे पास हफीज़ मौजूद है, हम हफीज़ को ला ही नहीं रहे। हमने वर्ल्ड कप में जाना है, हमने हफीज़ को अच्छे ओवर 4 ओवर मुकम्मल अच्छे करते हुए देखा। चले 2-3 तो आप उनसे करवा सकते हैं, एक तो करवा सकते हैं। साथ हसन अली को हम प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उनको ऑलराउंडर के तौर पर क्यों नहीं देख रहे हैं? हम उनको नीचे लेके आते हैं, आके छक्के वही मारते हैं। हम बिल्कुल छक्के मारते, मगर हमने देखें जिस तरह हमने जल्दबाजी की ना शादाब के साथ, कि हमने शादाब को कहा वाह 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 हमें एक ऑलराउंडर बनता हुआ दिख रहा है, हमें मिल रहा है, उसको ऊपर खिला दो, उसको हमने तीसरे नंबर पे खिला दिया। हम इतने जज्बाती हो गए, मगर उसकी वजह से हुआ ये कि शादाब की जो एक्चुअल चीज थी विच वाज बॉलिंग, उस पे इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, और ना बॉलिंग अच्छी रही और ना बैटिंग अच्छी रही। सो आई बिलीव कि थोड़ा सा हमें हसन के साथ अभी भी, मतलब टेल एंडर्स को अभी हम टेल एंडर्स की तरह इस्तेमाल करें। हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम फ़हीम अशरफ को एज ऑलराउंडर यूज कर रहे हैं या हमें हसन को एज ऑलराउंडर अब डेवलप करना है। सो मुझे लगता है जो काम हसन इस वक्त फोकस करके कर रहे हैं विच इज बॉलिंग, वही फोकस करके करना चाहिए। और डाउन दी ऑर्डर अगर हमें कुछ अच्छे कुछ इंपॉर्टेंट रन्स उनसे मिल जाते हैं, सो नथिंग बेटर देन दैट। लेकिन मगर उनका हमें शिफ्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारी टीम मैनेजमेंट को ये तो देखना चाहिए कि अब 8 गेंदें रह गई हैं और शायद हमें 30 स्कोर दरकार है। नवाज आके टाइम लेते हैं, फ़हीम आकर टाइम लेते हैं, उस वक्त तो प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन उनका नंबर किसी सूरत में चेंज नहीं किया जाता। नहीं, उस वक्त बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए, बिल्कुल नवाज से पहले जो है वो मौका बनता है। 2 के नवाज को भी प्रॉपर ऑलराउंडर बनाने की भरपूर कोशिश की गई और नवाज ने पास में अच्छी बैटिंग की है, मगर अगर आजकल जो है वो हसन का ज्यादा बल्ला चल रहा है तो व्हाई नॉट प्रमोट। ठीक है। और हमें ये भी बता दें ज़रा कि पाकिस्तान में कुछ प्लेयर बैठे हुए हैं जो परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हमने जो कम्बिनेशन बना लिया, हमने 7 तब्दीलियां कर दी जब हम साउथ अफ्रीका के लिए आ रहे थे। हमने इमाद को बिल्कुल आउट करके रख दिया, हम इतनी देर इमाद को तैयार करते रहे। हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, शुएब मलिक मिडिल ऑर्डर में मौजूद नहीं है। ये क्या ये गलतियाँ हैं या फिर सोचा जा रहा है कि ठीक है इन लोगों को ट्राई कर लेंगे, वो तो अवेलेबल होते ही हैं? नहीं, मुझे लगता है ये गलतियां, इसलिए गलतियां हैं क्योंकि फिर मैं बात करूंगी, क्योंकि कल की जो मिसबाह-उल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। कल मिसबाह-उल हक ने ये बात कही कि कोई 2 से 3 चेंजेस होंगे, वरना यही टीम होगी जो वर्ल्ड T20 के लिए हम सोच रहे हैं। विच मीन्स यही एक जिम्बाब्वे की सीरीज है जिसमें हम अब डिसाइड कर लेंगे, और जब हम इंग्लैंड के लिए जाएंगे तो इंग्लैंड के खिलाफ वही टीम खेलनी चाहिए जिसने वर्ल्ड T20 खेलना है। तो मुझे ये लगता है कि पूरा मौका ये दिया जा रहा है यंगस्टर्स को, और ज्यादा टिल्टेड है टीम मैनेजमेंट यंगस्टर्स की तरफ। अभी भी ज्यादा इंटरेस्टेड मुझे नहीं लगते कि शुएब मलिक को वापस लाने में।
मगर अगर यहाँ जिम्बाब्वे में हमें मुश्किलात दरपेश हुई, फिर से वही मिडिल ऑर्डर ने इशू किए, तो मे बी वील गो बैक टू स्क्वायर वन। अच्छा ठीक है, मैं और इशाल बात कर रहे थे सवेरा कि हैदर अली को जब से हमने डिमोट किया, उनका नंबर चेंज किया, हमने हैदर अली से जितने शॉट्स लगे वो तो अच्छे देखे, लेकिन कुछ ज़्यादा लगते हुए देखे नहीं है। क्या उनका नंबर तब्दील होना उनकी बैटिंग पर असरअंदाज हुआ? देखिए हमजा, मैं एक चीज़ सोचती हूँ, ये एक बहुत कभी कभार बहुत वैलिड रीजन होती है कि हाँ जी मेरा नंबर बदल दिया तो इस वजह से मैं अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा, मगर जिस तरह हैदर ने अभी रीसेंट पास में बैटिंग की है, आपका नंबर चेंज होने से आप अपनी बेसिक चीजें नहीं भूलते। अभी वो बेसिक चीजें भूले हुए लग रहे हैं, विच मीन्स ही इज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस राइट नाउ। और इसमें हैदर का कोई कसूर नहीं है, इसमें टीम मैनेजमेंट का कसूर है, क्योंकि एक प्लेयर जिसको आपने एक्सपोजर नहीं दिया डोमेस्टिक का, और आप बहुत जल्दी देखिए, आप एक कच्चा फल उतार के ले आएंगे अंडर 19 उसको भी डेवलप करने के लिए, एक मतलब एक कच्चे फल, आप एक कैरी अगर जल्दी उतार लेते हैं तो फिर वो आप उसको नहीं पेटी में बंद करके रखते हैं कार्बन डाल के कि जी वो आम में तब्दील हो जाए। आप अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो वो सड़ जाती। वही हैदर के साथ हो रहा है कि यू नीड टू गिव टाइम टू दैट यंग बॉय एंड यू नीड टू गाइड हिम थ्रू। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत लॉस्ट है, वो अपनी बेसिक बैटिंग भी भूल गए, जबकि वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। ठीक है सवेरा, बहुत शुक्रिया आपका सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आज का जो मैच है अच्छी तरह जीतेगा, और दूसरी चीज़ ये कि हमारा मिडिल ऑर्डर कुछ करता हुआ इंशाल्लाह हमें नजर आ रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारा मिडिल ऑर्डर हमने देखा पिछले भी मैचेस में कमज़ोर रहा है, हमारा टॉप ऑर्डर जितना शानदार था, मिडिल ऑर्डर उतना ही लड़खड़ाता हुआ नजर आया है। बॉलिंग लाइन भी हमारी कुछ खास मुझे तो है उसमें नजर नहीं आई है, लेकिन बहुत बड़ा स्कोर खाया हमने, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहेंगे और खेल अच्छा रहेगा। अच्छा, मौसम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मौसम क्योंकि अच्छा था, आपने आगाज किया था, तो मौसम थोड़ा सा बताती जाए ना कि कैसा मौसम मौसम बहुत अच्छा है, और मौसम के तेवर जो है वो तो पल पल बदल रहे हैं। वैसे कभी धूप भी होती है, कभी छाँव, कभी बारिश। तो रमज़ान के लिए ये अच्छी बात भी है कि आगाज़ के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत में थोड़ी कमी हो गई है। रोज़ेदारों के लिए खुशाइंद बात है, जो बाहर लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि हम लोग घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर जो लोग काम करते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि मौसम कैसा रहेगा रोज़े की हालत में। और फिर साथ साथ हम अगर बात कर लेते हैं, हमारी इस वक्त फसलें पक कर तैयार हैं, गंदम की कटाई जो है वो शुरू हो चुकी है, तो उनके लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल में परेशानी की बात है किसानों के लिए, क्योंकि किसान जो है वो पूरा सीज़न लगाते हैं, पूरी मेहनत अपनी लगाते हैं, अपनी जान उसके ऊपर उन्होंने लगाई भी होती है कि जब फसल पककर तैयार होगी तो वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो जब बारिश का मौसम है तो बारिश से हम ये चाहते हैं कि उनको कहीं नुकसान ना पहुँचे, मौसम ऐसा रहे कि वो बराने रहमत रहे, सबके लिए बराने रहमत रहे। गुज़श्ता रोज़ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, ठंडी हवाएं भी चली, ऐसे मौसम हो गया था तकरीबन 4-5 बजे के करीब के जैसे बिल्कुल मगरिब होने वाली है, काले बादल थे और मौसम मजीद खुशगवार हुआ, चलनी शुरू हो गई थी, जिससे टेम्परेचर जो बिल्कुल लो हो गया था। और ऐसे लग रहा था कि जैसे हम अभी मतलब मार्च में जा रहे हैं, था कि इफ्तारी बंदा सहन में करे या छत पे बैठ के करे, इतना अच्छा मौसम था उस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई शक नहीं है इसमें कि मौसम खासा जो बेहतर हो गया, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे का रमजान जो है वो खुशगवार गुजरे। चलें, इजाजत लेते हैं इसी दुआ के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हम दोनों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे।